हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि संस्थान में जो मॉक टेस्ट लिया जा रहा है उसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके संदर्भ में हम आपको बताने आए हैं। इसमें जेपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव में तो गेस कर पाना आप समझ रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन डाला गया है इस मॉक टेस्ट के दौरान वो निश्चित तौर पे गेस के क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए भी उपयोगी होगा। सबसे पहले हम ये बता दें कि इस क्वेश्चन को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपके लिए सेंड कर देंगे, वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और इसके पहले भी जो टेस्ट मैंने ले रखा है उसके भी क्वेश्चन वहाँ पर हैं, तो आपको वो क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा जो लिटरली गेस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव का जो 20 क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी का वो सारा बताने जा रहे हैं आपको, साथ ही साथ आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी हम देंगे। मतलब एक ऑप्शन जो सही होगा वो तो आंसर होगा ही, उसके अलावा भी जो बाकी ऑप्शन होंगे मैंने कोशिश किया है कि उसका भी कुछ ना कुछ रिलेवेंस निकल करके आए और वहाँ से आपके लिए नए क्वेश्चन क्रिएट हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूंकि जेपीएससी में तो काम आएगा ही, कल की तारीख में अगर आप सीडीपीओ देने जा रहे हैं या आपका जो बैकलॉग का एग्जाम है वहाँ पर भी आपके लिए उपयोगी होगा, कोई और एग्जाम देने जाएंगे या नेक्स्ट एग्जाम देने जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ भी काम आएंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक आइडिया हम देंगे, जिसमें से कई सारे क्वेश्चन को हम ऑलरेडी यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर रखे हैं। तो वैसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम आपको बता देंगे कि आप इसका आंसर पूरी तरीके से यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पूरा क्वेश्चन को देखने का काम करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव और फिर डिस्क्रिप्टिव का एक फॉर्मेट हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको आंसर लेकर के जाना है, क्योंकि एक वीडियो में सारा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको तो सॉल्व कर पाना संभव नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा सो दैट कि जो ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ चीज है उसके विषय में आपको जानकारी मिल जाए और डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए आपके सामने एक आंसर का रूपरेखा, एक फॉर्मेट सामने आ जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं और फिर हम जो डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा उसके विषय में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है? सही आंसर है इसका प्रोफेसर VKR राव, मतलब ऑप्शन ए। इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि 1931-32 में सबसे पहले इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से साइंटिफिकली राष्ट्रीय आय की गणना की थी और राष्ट्रीय आय का लेखा प्रणाली इन्होंने प्रस्तुत किया था, इसीलिए इनको राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी 1868 में राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने गरीबी और जो पुस्तक था उनका लिटरली पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उसमें किया था, इसीलिए उनको राष्ट्रीय आय की गणना का जनक कहा जाता है। लेकिन उन्होंने इसको कोई वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया था। तो राष्ट्रीय आय की गणना का जनक दादा भाई नौरोजी, लेकिन लेखा प्रणाली का जनक प्रोफेसर VKR राव। PC महालनोबिस, इन्होंने या इनकी अध्यक्षता में 1949 में नेशनल इनकम कमेटी राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और फिंडले सिराज ने 1911 में व्यक्तिगत रूप से पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो चारों ऑप्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब नंबर 2 को देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किनके विचारों की उपज है? सबसे पहले आंसर है JM किन्स, मतलब ऑप्शन सी। अब प्रोफेसर लर्नर को देखें, ये इस संदर्भ में क्या कहते हैं। इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा था, कंट्रोल इकोनॉमी कहा था, जबकि प्रोफेसर हैंसन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को डुअल इकोनॉमी मतलब कि द्वैत अर्थव्यवस्था कहा था, जबकि कुजनेट्स जो हैं इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की जो उत्पत्ति गणना विधि है उसको कमोडिटी एंड सर्विस मेथड कहने का या कमोडिटी एंड सर्विस मेथड नाम देने का काम किया था। तो चारों ऑप्शन से मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखें, नंबर 3, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI का आकलन
3 आधारों पर किया जाता है, जिनमें से कौन एक शामिल नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि PQLI मतलब कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन अमेरिकी संस्था ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दिया जाता है और इसको डेवलप करने का काम किया था मॉरिस डी मॉरिस ने। और इसमें जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और मृत्यु दर शामिल होती है, मतलब कि आय शामिल नहीं है। तो 3 का सही उत्तर है सी, आय। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 4, कृषि अनुसंधान कार्य के लिए भारत में किस वर्ष इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई। ये ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो भारत में तैयारी चल रही थी उसी का एक रूप था और इसका आंसर है 1958, जहां पर इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी। 1992 में भारत की पहली कृषि नीति आई थी, ठीक है। इसके बाद दूसरी 2000 में आई, तीसरी आई 2007 में। ये कृषि नीति की बात कर रहे हैं हम। 1960-61 ऑप्शन सी को देखिए, यहां पर गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसको हम लोग IADP कहते हैं, इंटेंसिव एरिया डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP। ये 1960-61 में। और 64-65 में, मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन से ठीक पहले, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP मतलब कि इंटेंसिव एरिया एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ये शुरू किया गया था। नंबर 4 या 5 होगा, ये नंबर छूट गया वहां पर। बैंक द्वारा कब से बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम लागू की गई थी ताकि ग्राहकों के शिकायतों को दूर किया जा सके। आंसर है इसका 14 जून 1995, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 1 जून 1996 को RBI को अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक की सदस्यता हासिल हुई थी, जबकि 1 जनवरी 1949 से RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आप सब जानते हैं। और 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नंबर 6, भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय किसे जाता है। आंसर इसका है DT लकड़ावाला। ये उस दौरान जब रोलिंग प्लान लाई गई थी 78 में, 5 साल के लिए प्रोग्राम थी, 78 से लेकर के 83 तक के लिए। लेकिन 80 में फिर से सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गई, तो 2 वर्षों के बाद ही इसको लिटरली रोक दिया गया था। उस समय ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और इन्होंने ही रोलिंग प्लान को लागू करने का भारत में काम किया था। हालांकि गुनार मिडल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रोलिंग प्लान को वैज्ञानिक रूप देने का काम किया था, ठीक है। तो आंसर यहां DT लकड़ावाला है, ठीक है। महालनोबिस आप सब जान रहे हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भौतिकवादी योजना भी कहा जाता है, ठीक है। और VN गाडगिल इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया था और तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सबसे असफल योजना रही थी। नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को बिना सरकारी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना है। आंसर है इसका IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी की स्थापना 1956 में की गई थी और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। तो आंसर है IFC। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये रियायती ऋण की खिड़की कहलाती है और विकासशील राष्ट्रों को रियायती दर पर दीर्घकाल के लिए या दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। तो IDA ये 1960 में स्थापित हुआ था। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में स्थापित हुई थी और इसका उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। IMF सब जान रहे हैं आप लोग, 27 दिसंबर 1945 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसका गठन किया गया। सदस्य देशों का जो पारस्परिक मौद्रिक सहयोग है उसको बढ़ावा देने का यह काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास में इसकी भूमिका है और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका है भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए यह शॉर्ट टर्म लोन अपने सदस्य राष्ट्रों को प्रोवाइड करता है। नंबर 8,
आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से। आर एन मल्होत्रा के रिकमेंडेशन पर ही इरडा मतलब कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था। ये 1999 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। तो इरडा इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी के विषय में भी अगर हम लोग जानना चाहें तो जान सकते हैं कि रक्षा उद्योग रत्न देने की सिफारिश करने का काम किया था प्रवीर सेन गुप्ता ने। उसके बाद है लघु औद्योगिक इकाइयों में निवेश से, इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वो है आबिद हुसैन समिति। और रक्षा सौदा में दलाली की जांच से जुड़ा हुआ है वेंकट स्वामी समिति। तो बाकी का भी आंसर आपके सामने है। नंबर 9, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर निम्न में से किसका स्वामित्व नहीं होता है? तो इसमें आरबीआई का कोई स्वामित्व नहीं होता है। इसमें भारत सरकार का स्वामित्व 50% होता है। जो प्रवर्तक बैंक होता है मतलब कि जिसका कि ग्रामीण बैंक होता है उसका 35% शेयर होता है और रेस्ट 15% शेयर होता है उस राज्य का। तो आरबीआई 9 नंबर का सही उत्तर है। अब नंबर 10, राजकोषीय नीति संबंधित है। राजकोषीय नीति मतलब सरकार की वैसी नीति जिसके द्वारा सरकार अपने व्यय और राजस्व से संबंधित कार्यक्रमों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालने और नकारात्मक प्रभावों से अर्थव्यवस्था को बचाने का काम करती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सी, राजस्व एवं सार्वजनिक व्यय संबंधी जो नीति होती है वो सरकार की राजकोषीय नीति है। राजकोषीय नीति के तहत उनका टैक्स पॉलिसी, उनका ऋण पॉलिसी, उनका एक्सपेंडिचर पॉलिसी सब कुछ आता है। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की विधि नहीं है? तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए क्या करना होगा? मुद्रा और साख की मात्रा को कम करना होगा। मतलब कि जो मार्केट में पैसा है जिसको हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं उसको कंट्रोल करना होगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए जो उपाय यहां नजर आ रहा ऑप्शन में वो है ब्याज दरों को कम करना। कौन सी विधि नहीं है? तो ब्याज दरों को कम करना। ब्याज दर को कम कर देंगे तो मनी सप्लाई और बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। आपूर्ति पर नियंत्रण करेंगे, पैसा कम होगा। वस्तुओं को सस्ता करना, गलत लिखा हुआ है, या वस्तुओं की राशनिंग करना बेसिकली वहां पर आंसर होगा। ठीक है, तो सी भी सही नहीं है। मांग पर नियंत्रण करने से भी डिमांड और सप्लाई का चेन ठीक होगा। तो सही उत्तर है ए। कुछ लिखने में वहां पे गलती हो गया है, प्लीज उसको सुधार लीजिएगा। वस्तुओं की राशनिंग लिखा हुआ है लिटरली। नंबर 12, सरकार द्वारा आरबीआई से लिया गया उधार किसमें शामिल होगा? तो आरबीआई से जो उधार लिया जाता है यह है पूंजीगत प्राप्ति से, कैपिटल रिसीट से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब उसके बाद नंबर 13, सरकार के राजकोषीय नीति का उपकरण है। सरकार के राजकोषीय नीति का उपकरण है। अब आप देखिए इसको कौन सा आंसर होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं। तो सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, करारोपण और हिनार्थ प्रबंधन, ये सभी सरकार के राजकोषीय नीति का हिस्सा है। नंबर 14, निजी क्षेत्र में देश का पहला ईपीजेड कहां स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा सूरत, क्योंकि 1995 में यहां पर पहला इसका जो ईपीजेड था वो निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे पहले कांडला में किया गया था 1965 में। नंबर 15, भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा काम सहायक है? भुगतान संतुलन को दुरुस्त करने का एक ही उपाय है एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंपोर्ट को कम करना। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यहां पर जो तरीका है वो है डीवैल्यूएशन। मैंने अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ दिन पहले वीडियो पर मतलब यूट्यूब पर अपलोड भी किया था, तो अगर आपने देखा होगा तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर है डीवैल्यूएशन, मतलब कि देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देना। ठीक है, अब भारत में 3 बार यह काम किया गया है।
पहली बार 1949 में, फिर 1966 में और फिर 1991 में। अब नंबर 16 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक चालू खाता करंट अकाउंट के जमा पक्ष मतलब क्रेडिट साइड के अंतर्गत आता है। क्रेडिट मतलब जो पैसा आता है, ठीक है, डेबिट मतलब जो पैसा जाता है, ठीक है। इतना अगर आप समझ रहे हैं तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। विदेश यात्रा व्यय कर रहे हैं मतलब कि ये इनविजिबल इंपोर्ट हो गया, तो ये शामिल नहीं होगा। वस्तुओं का आयात कर रहे हैं तो यहां पर भुगतान करेंगे, तो ये भी शामिल नहीं होगा। सी को देखिए, वस्तुओं का निर्यात करेंगे तो पैसा आएगा, क्रेडिट होगा, तो सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। डी का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपको भ्रम में डालने के लिए वैसा ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 17, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार बनाया गया है? आंसर है इसका डी, कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब ऑप्शन डी। अब नंबर 18 को देखें, निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग किया था? इंटरिम बजट शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर.के. शनमुगम शेट्टी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और 1948-49 के बजट में जो शॉर्ट टर्म के लिए बजट होता है उसको ही इंटरिम बजट बोलते हैं। तो 1948-49 के दौरान उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बजट प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने ही पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। अब बाकी ऑप्शन को देख लीजिए। जॉन मथाई, इन्होंने 28 फरवरी 1950 को बजट प्रस्तुत किया था। तो जॉन मथाई गणतंत्र भारत में बजट प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। काल्डोर जो थे, इन्होंने 1957 के बजट में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों को अलग करने का काम किया। एक्टिव इनकम मतलब होता है सैलरी और ट्रेड से संबंधित जो आय होती है, और पैसिव इनकम मतलब ब्याज और किराया से, तो उसको अलग करने का काम पहली बार इन्होंने ही किया था। और काल्डोर का एक और बात आप जान लीजिए कि 1957 में इनकी सिफारिश पर ही पहली बार वेल्थ टैक्स मतलब कि संपत्ति कर पहली बार 1957 में काल्डोर के सिफारिश पर ही लागू किया गया था। ऑप्शन डी आप सब जान रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। सी.डी. देशमुख मतलब कि आरबीआई के पहले गवर्नर थे जिन्होंने बजट प्रस्तुत करने का काम किया है, और ये बजट भी इनके द्वारा इंटरिम बजट ही था जो 1951-52 के दौरान इन्होंने प्रस्तुत किया था। आखिरी दो क्वेश्चन झारखंड से जुड़ा हुआ है। गत वर्ष की तुलना में झारखंड का राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा है? सही आंसर है 2.76%, मतलब ऑप्शन बी। 3.4% ये राजस्व घाटा था 2023-24 का। 1.15 ये प्राथमिक घाटा मतलब प्राइमरी डेफिसिट था, और 7.8% ये राज्य का वार्षिक विकास दर था, ठीक है। तो चारों ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, पर्यावरण संरक्षण के लिए कूड़े को बर्बाद न करने के लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका नाम है मिशन लाइफ। तो ये 20 क्वेश्चन, और जहां जहां मुझे लगा कि उसके संदर्भ में आपको जानकारी दी जानी चाहिए, मैंने आपको बताने का काम किया। अब हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखने का काम करते हैं, जहां आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देखने को मिलेगा। उसका एक छोटा सा फॉर्मेट हम आपको समझा देंगे, आप उसके आधार पर अपने आंसर को चेक कीजिएगा, और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप उस आधार पर अपना आंसर को पूरा करने का काम कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, और ये सब गेस क्वेश्चन है इसलिए प्लीज थोड़ा सा इसको आराम से आप जरूर सुन लें। जनांकिकीय लाभांश का क्या अर्थ है? क्वेश्चन का एक पार्ट। इस संदर्भ में भारत के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां एवं संभावनाएं हैं? हम सब जानते हैं कि जनसंख्या जो होता है ये चुनौती भी होती है और संभावनाएं भी होती हैं। तो खैर हम लोग को क्वेश्चन को मोटे तौर पे दो पार्ट में और दूसरे पार्ट को भी लिटरली दो भागें बांट करके आंसर को पूरा करना है। तो पहले में हम लोग को बताना होगा कि जनांकिकीय लाभांश का क्या अर्थ है। तो जनांकिकी का मतलब आप जानते हैं कि जनसंख्या का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन, ठीक है। अब जनांकिकीय लाभांश का क्या अर्थ होगा? अगर हम लोग मोटे तौर पर इसको समझने का काम करें तो इसका मतलब हुआ कि काम करने वाले लोगों की तुलना में अगर उन पर आश्रित लोगों की संख्या कम होगी तो आर्थिक उत्पादन को बल मिलेगा,
और जब ऐसी स्थिति होगी तो इसी को जनांकिकीय लाभांश कहेंगे। मतलब काम करने वालों की तुलना में आश्रित लोगों की संख्या का कम होना आर्थिक उत्पादन को बल प्रदान करता है और ये स्थिति ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाती है। तो ये इससे और भी बातें आपको लिखनी है चूंकि क्वेश्चन का एक पार्ट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर फार्मूला के तहत हम लोग दिखाना चाहें तो इसका फार्मूला हो जाएगा कार्यशील जनसंख्या, मतलब कि वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। कार्यशील जनसंख्या जिसको कि 15 से 59, हालांकि नया कॉन्सेप्ट 15 से 64 वर्ष तक का भी जाता है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। अब इसके बाद जनांकिकी लाभांश के संदर्भ में उसका फीचर कुछ बताइएगा। तो फीचर में तो परिभाषा से ही समझ में आता है कि निर्धनता अनुपात का कम होना, निर्धनता बोल रहे हैं, निर्भरता का अनुपात का कम होना, विशाल जनसंख्या होगी और उस विशाल जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह की संख्या ज्यादा होगी, आयु का जो पिरामिड बनेगा एज पिरामिड उसके मध्य में उभार होगा। ठीक है, कैसे होगा? जैसे अगर भारत का, चूंकि ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में 2011 के जनगणना पर बेस्ड है, उसको आधार बना करके अगर हम लोग भारत के विभिन्न उम्र के लोगों को उनका संख्या देखें तो जो 0 से लेकर के 15 वर्ष तक हैं, जो कि निर्भरता वाला स्थिति में है, डिपेंडेंसी है जिन पर, मतलब जिनके ऊपर, तो 0 से 15 तक का जो संख्या है टोटल पॉपुलेशन में वो है 30.76%। ये हम 2011 के आंकड़ों को बता रहे हैं आपको। 15 से 60 जो कार्यशील जनसंख्या है उनका संख्या है 60.29% और जो 60 से ऊपर की आयु के लोग हैं उनकी संख्या है 8.95। तो देखिए कि वृद्ध लोगों की संख्या सबसे कम है, युवाओं की संख्या 60% से ऊपर है। हालांकि आज की तारीख में बात करें तो ये ऑलमोस्ट 66% पहुंच चुका है, लेकिन हम ये बात आपको 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बता रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में 2011 के जनगणना के संदर्भ में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसा मेंशन्ड है सिलेबस में। लेकिन अगर इसको अपडेट भी करके पूछेगा वर्तमान में क्या है तो आप 66% को एक मतलब पैरामीटर बना करके अपने आंसर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत में जब हम लोग बनाएंगे तो 0 से 15 वाला थोड़ा चौड़ा होगा, उसके बाद 60 से 29 60.29 तो ये पिरामिड और चौड़ा हो जाएगा और फिर ऊपर में ये पतला हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बताया कि आयु पिरामिड के मध्य में उभार होगा। ये जो विशाल आबादी है 60.29, ठीक है, युवाओं का जिसके ऊपर की जनांकिकीय लाभांश टिका हुआ है, आप देख रहे हैं कि इनकी तुलना में सिर्फ 39.71 मतलब कि 60-40 का रेशियो है। मतलब कि 60% लोग कार्यशील आयु में हैं और 40% लोग निर्भर वाला आयु में हैं। तो अगर जो 60% आयु है ये सही तरीके से मोबिलाइज हो जाए, क्योंकि ये चुनौती भी है, इनको काम देना है, अगर इनको काम नहीं दिया जाएगा तो ये दिशाहीन हो सकते हैं। ठीक है, एक वक्त के बाद ये वृद्धावस्था में आएंगे, वृद्धावस्था में आएंगे तो फिर इनके लिए अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सामने आएंगी। तो उस एज में जाने से पहले, क्योंकि भारत के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि 2040 तक भारत जो है वो जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में होगा, तो इस पीरियड में भारत को इतनी मजबूती के साथ खड़ा होना है कि कल के तारीख में जब यही जनसंख्या निर्भरता वाला रेशियो में पहुंचे तो वो अपने लिए पूरी तैयारी करके जाए, मतलब अपना वृद्धावस्था सुरक्षित रखने वाले स्थिति में हो। आज की तारीख में उनको इस तरीके से तैयार करना होगा। तो ये एक चुनौती भी है, लेकिन अगर इसी जनसंख्या को सही दिशा दे दिया जाए, देश का आधारभूत संरचना को बड़ा कर दिया जाए, कृषि क्षेत्र पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम किया जाए, बुनियादी सुविधाएं बहाल की जाए, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, तो इस युवा वर्ग का हम लोग बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनांकिकीय लाभांश को आप प्रॉपर तरीके समझाइए। भारत के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, तो मैंने बताया कि इस पूरी जनसंख्या को सही दिशा देना है, उनको कौशल विकास से जोड़ना होगा, उनको रोजगार देना होगा, कृषि पर निर्भरता को कम करनी होगी, रोजगार के नए क्षेत्र तलाशने होंगे, उनको कुल मिलाकर के सही दिशा देनी होगी। अन्यथा वही हमारे लिए समस्या भी बन सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी के विषय में कहा जाता है कि यह सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है। तो उनको सही दिशा देना, और बात की तारीख में बताएं
कि वो जब वृद्धावस्था में होंगे तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी, उनका हेल्थ, ये तमाम चीज़ों पर सरकार का खर्च या सार्वजनिक व्यय बढ़ जाएगा। लेकिन संभावनाएं है इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना। अब बार बार देखते हैं प्रधानमंत्री युवा आबादी की बात करते हैं, तो रीज़न यही है युवा आबादी के बात करने के पीछे। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फॉर्मेट करके आगे ले जाइएगा। अब इसी में देखिए पहले क्वेश्चन में ही दूसरा जो है और करके लिखा हुआ है केंद्र राज्य वित्त संबंध। देखिए केंद्र राज्य वित्त संबंध या केंद्र राज्य संबंध आपका इंडियन पॉलिटी में भी है, यहाँ भी है, और थोड़ा बहुत मात्रा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। चूंकि ये इकोनॉमी का सेक्शन है इसलिए यहाँ पर फिनेंशियल रिलेशन पूछा जा रहा है। तो मोटा तौर पर आप ये जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 293 तक में इसके संदर्भ में, इनके संबंधों के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इनके संबंधों का जो आधार है वो 3 है कि करों का आरोपण कौन करेगा, मतलब इम्पोजिशन कौन करेगा, उसका कलेक्शन कौन करेगा और इम्पोजिशन कौन करेगा। तो 3 आधार पर इनके संबंध जो हैं वो निर्धारित होते हैं। करों का आरोपण, करों का संग्रहण और फिर करों का जो राजस्व की प्राप्ति होगी उसका उपभोग कौन करेगा। और इन्हीं आधारों पर इन दोनों के बीच संबंधों को 5 भागों में बांटा गया है। मतलब कौन इंपोज करेगा, कौन कलेक्ट करेगा, कौन यूज करेगा। तो ये 5 भाग में पहला मतलब, जैसे हम थोड़ा आपको हिंट कर दें कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया कर, केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूला और केंद्र सरकार के द्वारा ही उपभोग किया जाने वाला कर, ये पहला कैटेगरी। फिर आपको इसका एग्जाम्पल देना होगा। दूसरा में राज्य द्वारा लगाया जाने वाला, राज्य द्वारा वसूले जाने वाला और राज्य के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाने वाला। यहां पर एक बात यह भी जान लीजिए कि राज्य जो कर लगाती है उसको वो खुद ही वसूलती भी है और पूरा का पूरा इस्तेमाल भी करती है। तो वहां पर किसी प्रकार का कोई विवाद वाली स्थिति नहीं आती है। विवाद वाली स्थिति आती है क्योंकि केंद्र सरकार जो अपने द्वारा कर लगाती है न तो सभी करों का वो कलेक्शन करती है और न ही पूरा का पूरा इस्तेमाल करती है, बल्कि कई कर ऐसे हैं जिसका कि राज्य के साथ बंटवारा भी होता है। ठीक है, तो ये भी आप अपने केंद्र राज्य संबंध में शुरुआत में ही बता दीजिएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा जाए तो केंद्र द्वारा लगाया जाएगा, राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर और राज्य के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाने वाला कर, उसका भी आप एक दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा। उसके बाद चौथा जाते हैं तो केंद्र लगाएगी, केंद्र ही वसूलेगी और जो भी राजस्व आएगा वो पूरा का पूरा राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका भी कुछ आप एग्जाम्पल दीजिएगा। ठीक है, और 5वां कर है जो केंद्र लगाएगी, केंद्र वसूलेगी, लेकिन वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार इसका विभाजन होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट यहां है। उसके बाद है वित्त आयोग की क्या भूमिका है। तो थोड़ा सा आप वित्त आयोग के विषय में बता दीजिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें 5 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष भी शामिल होता है और फिर इनकी भूमिका को बताइए। तो ये इनका मुख्य काम क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में वित्त संबंधों के संबंध में सिफारिश देना। तो सिफारिश के 3 आधार हैं, करों का विभाजन, अनुदान के संदर्भ में और केंद्र द्वारा जो राज्यों को ऋण दिया जाता है उसके संदर्भ में ये सिफारिश देते हैं। ठीक है, फिर उनके थोड़ा सा कार्य को बताइए, आप निश्चित तौर पे उसको जान रहे हैं। और उसके बाद है कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या उनका संबंध है, मतलब करों के विभाजन के संदर्भ में ही जो 3 आधार बताए। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद, मतलब कि 11th और 12th शेड्यूल के लागू होने के बाद फिनांस कमीशन का क्या रोल हुआ है, उस रोल को भी दिखाते हुए आप जाइए। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन होता है, उसके संदर्भ में भी आप थोड़ा सा निश्चित तौर पे उल्लेख कर देंगे। और साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो स्थानीय सरकारों के लिए आज की तारीख में सुझाव या सिफारिशें दी जाती हैं वो बताइए। और केंद्र राज्य के बीच में करों का विभाजन के लिए जो टैक्स डिवोल्यूशन का फॉर्मूला दिया गया जिसके 6 आधार हैं, जनसंख्या वगैरह, पर्यावरण, टैक्स कलेक्शन, इनको आधार बना करके आप सही समय पे शब्द सीमा के अंदर निर्धारित टाइम पर आंसर को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन। अब आगे बढ़े हम लोग नंबर सेक्शन 3 में आर्थिक विकास के विभिन्न संकेत। ये हम YouTube पर डाल रखे हैं, तो विभिन्न संकेतक 2 वीडियो में डाले हैं हम, आप आराम से वहां पर उसको देख सकते हैं। अगला पार्ट जो है विकास के मानदंड पर भारतीय महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करें। तो भारतीय महिलाओं की स्थिति को जब आपको दिखाना होगा तो कुछ बातें आप बताइएगा, जैसे कि GDI में उनका क्या भूमिका है, उनका क्या परसेंटेज है, कौन सा स्थान है, GII में उनका क्या है,
मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट क्या है, महिलाओं की शिक्षा का दर क्या है, उनको पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्या कुछ उनका पार्टिसिपेशन रेशियो है, इन सब को बताते हुए आप अपना आंसर को पूरा कीजिए। तो क्वेश्चन दो भाग में बांटा हुआ है, एक और संकेतक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, दूसरी ओर महिलाओं की स्थिति। तो जो संकेतक है उसी को आधार बना करके महिलाओं की स्थिति को बताने का काम कीजिएगा। अब इसके बाद शॉर्ट नोट्स दो दिया हुआ है। शॉर्ट नोट्स लिखना हमेशा ही कारगर सिद्ध होता है, ये कहीं ज्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। खैर, तो यहां पर है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें आपको क्या बताना है कि ये क्या है, क्यों है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इन सब तथ्यों को आप बताने का अपने आंसर में काम कीजिएगा, ठीक है। मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, जिसको कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन चलाया जाता है। इसको संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार चलाती है, दोनों की क्या भूमिका है उसको बताइएगा, इसका ऑब्जेक्टिव बताइएगा, इसकी कमियां बताइएगा और फिर सुधार के उपाय बताइएगा। देखिए, ये सारी बातें बहुत लंबी चौड़ी लग रही हैं, लेकिन आंसर आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए, क्योंकि सीधा तौर पे लिखा हुआ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कोई खास एंगल नहीं दिया गया है कि आपको इस दिशा में बताना है, इसकी कमी को बताना है या इसके महत्व को बताना है। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे सवाल जब बिल्कुल ओपन हो तो आप उसके अलग अलग एंगल को बता सकें अपने टाइम फ्रेम में। चूंकि ये शॉर्ट नोट से तो ये 20 नंबर का होगा, तो फुल क्वेश्चन की तुलना में आपको ऑलमोस्ट आधा स्थान देना है सब सीमा के तहत, टाइम भी लगभग आधा देना है। तो आप उसी तरह से सोचें, अपने दिमाग में आंसर को फ्रेम करें कि कैसे हमको किन किन बातों को लिखना है। अब उसके बाद है शॉर्ट नोट्स में बी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यहां भी खुले तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह है क्या, पहले बताइए। तो बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता मापक संकेतक है, जिसको कि यूएनडीपी के लिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में OPHI मतलब कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा यह रिपोर्ट विकसित किया गया था। यह है क्या MPI? तो MPI बेसिकली जनसंख्या के वैसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो कि बहुत तरह से गरीबी के शिकार हैं, माने बहुआयामी गरीबी के शिकार हैं। और मोटे तौर पर गरीबी के 3 मानदंड या 3 आयाम रखे गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। और फर्दर इनको 10 उप आयामों में बांटा गया है, जिसमें शिक्षा में 2 हैं, जिसमें कि अगर मोटे तौर पर हम आपको बताएं तो वैसे लोगों को शामिल किया जाता है जो 5 साल के स्कूली शिक्षा से वंचित है, मतलब जिन्होंने कम से कम 5 साल का स्कूली शिक्षा नहीं लिया हो। और शिक्षा में ही दूसरा पहलू वो भी है, दूसरा उप आयाम है कि स्कूल के उम्र होने के बावजूद जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनकी संख्या क्या है। उसके बाद दूसरा जो आयाम है शिक्षा के बाद वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को भी 2 भाग में बांटा गया है, कुपोषण और IMR मतलब कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। तो 2 और 2 4 हो गया। और उसके बाद तीसरा है जीवन स्तर। तो 3 आयाम, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। जीवन स्तर को 6 भाग में बांटा गया है। उसमें बिजली की उपलब्धता नहीं है, वैसे घरों को काउंट किया जाता है। जहां स्वच्छ पेयजल नहीं है, जहां सफाई की व्यवस्था नहीं है, सैनिटेशन का व्यवस्था नहीं है, जहां मकान कच्चा और फर्श गंदा हो, वैसे घरों की गणना की जाएगी। जहां स्वच्छ ईंधन नहीं हो और फिर घर में अगर कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं हो, तो इन बातों को आधार बना करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। कौन सी संस्था निकालती है? OPHI। किसके लिए निकालती है? UNDP के लिए। क्यों निकालती है? ताकि HDI के प्रोग्रेस को देखा समझा जा सके। तो इसके बाद ये बताने के बाद अगर करंट डेटा आपको याद हो तो क्या कुछ रिपोर्ट में आया है MPI का, वो बता दीजिए। हमें भी जानते हैं कि भारत में भी नीति आयोग के द्वारा MPI जारी किया जाता है, तो उसके विषय में भी थोड़ा सा अगर आप बता देंगे तो आपका आंसर और भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वित्तीय समावेशन क्या है, भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं तथा वर्तमान में भारत की इस संदर्भ में क्या रणनीति है। ये क्वेश्चन हम YouTube पर पूरा डाल चुके हैं, इसके हर एंगल को हम टच कर दिए हैं, तो आप इसको प्लीज देख जाइए और उसके आधार पर आप अपना आंसर को चेक भी कर लीजिए, ठीक है। जरूरत का सारा चीज वहां पर आपके लिए हम ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अब देखिए इसी का एक पार्ट शॉर्ट नोट्स है, उदारीकरण। तो उदारीकरण क्या है,
ठीक है। उदारीकरण क्या है ये बताने का काम कीजिए, क्यों उदारीकरण लाया गया ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर उसकी समीक्षा कर दीजिए, क्योंकि फिर यहां पर ये खुला क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन है तो भारत में इसका लाभ क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ, और फिर एक छोटा कंक्लूजन में उदारीकरण को मान्यता दीजिएगा, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, लेकिन अगर कुछ कमी लग रहा है तो आप सुझाव देके निकल जाइएगा, ठीक है। तो उदारीकरण में क्या बताना है आपको कि ये है क्या, क्यों इसकी जरूरत हुई या क्यों इसको अपनाया गया, फिर इसका समीक्षा करने में थोड़ा इसका लाभ, थोड़ा इसका मेरिट डिमेरिट दिखा करके एक शॉर्ट कंक्लूजन के साथ इसको खत्म कीजिए। शेड्यूल बैंक, फिर इसको किसको कहते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। शेड्यूल बैंक जो होते हैं आरबीआई के सूची में शामिल, ठीक है, उनको क्या लाभ होता है, कितने शेड्यूल बैंक है भारत में अभी ये बता दीजिए, ठीक है, और उनका जो रोल होता है ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ा सा उसको बता करके आप अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद है झारखंड। तो झारखंड में ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। झारखंड की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए जनघनत्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को बताएं, ठीक है। जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति आपको बताना पड़ेगा पॉपुलेशन ट्रेंड के हिसाब से, जहां जहां आबादी है तो क्यों है, उद्योग है, शिक्षा है या क्या कुछ है, उस आधार पर कीजिए, इस आंसर को बताइए, डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट करके इसको कुछ एग्जाम्पल दे लीजिए, और संभव हो तो जनसंख्या घनत्व अधिक वाले, मध्यम वाले, कम वाले उस एरिया को आप मैप में शो कर दीजिए, ज्यादा है तो क्यों है, मध्यम है तो क्यों है, और कम है तो क्यों है। इन चीजों को बता करके आप अपने आंसर को पूरा कर लीजिए। और फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, और झारखंड में कुपोषण की स्थिति, तो सबसे पहले आप बताइए कुपोषण का अर्थ क्या होता है, छोटा सा 3-4 लाइन में आप उसको बता दीजिए। इसके बाद जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वां रिपोर्ट आया है उस संदर्भ को कोट करते हुए झारखंड में इसकी स्थिति को बताइए, ठीक है, कि किस जिला में कहाँ है, कितना है। जैसे कि अभी वर्तमान में जो आंकड़े हैं उसमें सरायकेला खरसावां सबसे टॉप पर जा रहा है, लगभग 23% के अराउंड, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो 23% के या 23% थोड़ा ऊपर ये सबसे अधिक सरायकेला खरसावां में है। तो उन चीज़ों को बताइए आप, ठीक है, राज्य जिला वाइज, और फिर राज्य सरकार इसके लिए जो काम कर रही है आप उन चीज़ों को बताने का काम कीजिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर बेहतर करने की स्थिति में होंगे। यहां पर आपको यही बता दें कि झारखंड में कुपोषण की क्या स्थिति है, तो इसको जब डिस्ट्रिक्ट वाइज आप दिखाएंगे तो कोशिश कीजिए कि इसको या तो पाई डायग्राम में दिखा दीजिए या बार चार्ट में दिखा दीजिए, या अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को दिखा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कम कहाँ है तो झारखंड का मैप बना करके उन डिस्ट्रिक्ट को शो कर दीजिए और वहीं पे परसेंटेज लिख दीजिए, ठीक है। आने वाले दिन में हम इस पर एक वीडियो बना देंगे, आप लोग पूरा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बाकी अगर किसी विषय पर हम आए तो वहां पर आपको जानकारी देने का काम करेंगे। पहले भी बहुत सारा वीडियो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी इंपॉर्टेंट मेरे नज़र में थे मैंने ऑलमोस्ट डालने का जहां तक वक्त मिला है प्रयास किए हैं, तो प्लीज़ उसको देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।